नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 75 लाख फ्री गैस सिलेंडर देने और ई कोर्ट मिशन के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला क्यों महत्वपूर्ण है, इससे किसे और कितना फायदा होगा, कैबिनेट दिस वीक में इस पर चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ई कोर्ट की। लेकिन इस पे चर्चा हम करेंगे अपने खास मेहमान विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के संयुक्त सचिव पीपी पांडे जी से, जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पीपी पांडे जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन मैं आपसे चर्चा करूं उससे पहले, जो ऑनलाइन अदालत है इसकी जरूरत क्यों है, सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। अब पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना के लिए ई फाइलिंग, ई पेमेंट की व्यवस्था को यूनिवर्सल किया जाएगा। लेगेसी रिकॉर्ड जो है उसकी डिजिटाइजेशन की जाएगी। जो केस रिकॉर्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है, इस डेटा के स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी और सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4400 ई सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रथम 2 चरणों के में अगर आप देखें, देश में 18,000 से अधिक कोर्ट्स को कंप्यूटराइज किया गया था। पहले फेज में लगभग 640 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जहां पर 14,239 डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को किया गया था। फेज 2 में लगभग 1,670 करोड़ रुपए खर्चा है, जहां पर 18,735 डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कंप्यूटराइजेशन का काम किया गया था। और फेज 3 के अंतर्गत अगले 4 साल में 2023-24 से इसमें कंप्यूटराइजेशन भी, हार्डवेयर भी, नेटवर्क कनेक्टिविटी ये उपलब्ध करवाई जाएगी तथा वादियों और वकीलों को सिटीजन सेंट्रल सर्विसेज उपलब्ध करवाई गई है। मुख्य रूप से केसेस की कॉज लिस्ट हो तथा जजमेंट की प्रति ऑनलाइन प्राप्त कराने की व्यवस्था होगी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए ई फाइलिंग सिस्टम की सुविधा की प्रारंभ की जाएगी और कोर्ट से संबंधित ऑनलाइन कार्यों के निष्पादन के लिए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जैसा मैंने कहा, 4400 ई सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। समन और प्रोसेस को ऑटोमेटिकली या इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली प्रारंभ किया जाएगा। और ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए लिटिगेंट अथवा वकील की उपस्थिति के बिना वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। जाहिर सी बात है, ई कोर्ट मिशन का मुद्दा खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। साथ ही आम लोगों को राहत कैसे मिले, इस मुद्दे से भी ये विषय जुड़ा हुआ है। ई कोर्ट मिशन का तीसरा चरण क्या है और पहले 2 चरणों में क्या हुआ, इसे जानना समझना जरूरी है। क्योंकि तीसरे चरण पे हम बात करें, पहले 2 चरणों में क्या हुआ ई कोर्ट की दृष्टि से, उस पर हम बात करेंगे पीपी पांडे जी से। पीपी पांडे जी, ई कोर्ट मिशन, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, और तीसरे चरण की तरफ हम बढ़ चुके हैं, पहले 2 चरणों में क्या हुआ? जी, ई कोर्ट्स मिशन का, जैसा कि आपने बताया, ये तीसरा चरण है और इसके 2 चरण ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला चरण जो था वो 2007 में शुरू किया गया और वो 2011 तक चला। इसमें करीब करीब 600 कुछ करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये पहला चरण था जो कंप्यूटरीकरण का, जो जिस समय बिल्कुल ही कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी,
तो उस वक्त भारत सरकार के इस कदम से बेसिक कंप्यूटराइजेशन है वो किया गया और साथ में लोकल एरिया नेटवर्किंग वगैरह की सुविधा उसमें उपलब्ध कराई गई जी। और प्रारंभिक तौर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दी गई, जिससे कि जो कोर्ट्स थे वो जो जेल थे उनके साथ जुड़े हुए, उनके साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे संपर्क कर सकते थे, जिस कारण से वो जो कैदी वगैरह को लाने की ज़रूरत पड़ती थी उसको थोड़ा कम करने में मदद हुई। तो ये उसके साथ ही कुछ जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनको लैपटॉप्स वगैरह प्रदान किए गए और ये प्रारंभिक दौर में ये सारा कुछ काम किया गया। करीब करीब 14,000 कुछ कोर्ट जो थे उस वक्त कंप्यूटराइज किए गए थे जी। तो उसके बाद दूसरा चरण आया जो कि 2011 से लेकर ये आपका 2015 से लेकर के करीब करीब 2023 तक चला और इसमें करीब करीब 1670 करोड़ रुपए खर्च किए गए भारत सरकार द्वारा। इस बार सिटीजन सेंट्रिक जो आम नागरिक के लिए जो उपयोग की सुविधाएं थी वो इसमें उपलब्ध कराई गई। सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की स्थापना की गई, जिसमें कि सारे के सारे कोर्ट जो थे वो आपस में जुड़े एक वाइड एरिया नेटवर्किंग के द्वारा और जितने भी अब आज के डेट में जो भी कोर्ट्स के में जो केस जो होते हैं उनकी जानकारी और उनकी क्या स्थिति है ये हम इस NJDG के माध्यम से जान सकते हैं और ये बिल्कुल ही डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल तक ये जानकारी हमें उपलब्ध कराता है। इसमें अभी करीब 21 करोड़ जजमेंट और इसमें केसेस की जानकारी अभी उपलब्ध है। तो ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड को इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इस तरह का नेटवर्क है और इससे जो बिजनेस वगैरह को भी बहुत जानकारी मिलती है कि क्योंकि कोर्ट केसेस के निपटारे के बारे में उनके पास सारी स्थिति उनके उपलब्ध रहती है जी। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की को बहुत बढ़ावा मिला, जैसा कि आपको ज्ञात होगा। इस दौरान ये कोविड का दौर गुजरा जिसमें कि सारे विश्व में सारी न्यायालय की व्यवस्था चरमरा गई और उनको हियरिंग्स जो थी वो स्थगित करनी पड़ी। उसमें मैं इस बात के लिए जो हमारा न्यायालय है वो बहुत ही बधाई का पात्र है कि उस विषम परिस्थिति में भी जबकि सारे कोर्ट जो थे वो बंद थे, इन लोगों ने केवल ई-कोर्ट्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन लोगों ने सारी हियरिंग जारी रखी और उसके दौरान बहुत ही बड़ी संख्या में केसों का निपटारा किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। जबकि लोगों को उस समय भीड़ चूँकि हम लोग लगा नहीं सकते थे इसलिए कोर्ट्स में आने की उन लोगों की अनुमति नहीं थी, तो जो जजेस थे वो अपने घरों में बैठ करके लैपटॉप के सामने से उन लोगों ने काफ़ी केसों का निपटारा किया और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट्स को ये केसेस को डिस्पोजल करने में। और जब बाकी की दुनिया 0% डिस्पोजल पे थी उस दौरान भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 70% केसेस का डिस्पोजल किया, जो कि काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की तारीफ की भी जा रही है। दरअसल ई-कोर्ट मिशन से सरकार न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए आसान, किफ़ायती और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है। इससे पहले के 2 चरणों में 18,000 से अधिक जो कोर्ट थे उसके कामकाज को ऑनलाइन किया जा चुका है। पीवी पांडे जी, इससे फ़ायदा जो दिखाई देता है तो किफ़ायती, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो कभी लंबी हो जाती है और महंगी हो जाती है। क्या बदलाव आएगा ई-कोर्ट से और क्या बदलाव आया है? इसमें मैं कुछ आपको ये भी फेज़ 2 के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि काफ़ी कुछ कार्य जो था वो फेज़ 2 में किया गया है। तो जो बात आप उठा रहे हैं, जो हमने पहले कहा कि सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी, तो सबसे बड़ी जानकारी, जो सबसे बड़ी आवश्यकता जो किसी भी एक लिटिगेंट जो वहाँ पर जो किसी न्यायिक मामले में जो वहाँ कोर्ट में जाता है उसको ज़रूरी होती है कि उसको जानकारी हर वक्त मिलती रहे, उसको ये पता रहे कि उसके केस में क्या हो रहा है, उसको जजमेंट की कॉपी उपलब्ध हो, उसको उसके हर प्रोग्रेस के बारे में उपलब्धि हो, जिसके लिए हमारी ये चेष्टा थी कि उसको हर चीज़ के लिए वकील के ऊपर निर्भर पूरी तरह से न होना पड़े। तो इसके तहत बहुत सारी सुविधाएं उस समय शुरू की गई। तो अगर फाइलिंग, जैसे कि ई फाइलिंग और ई पेमेंट वगैरह की सुविधा की गई, जिससे कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे कहीं से भी ई फाइलिंग के माध्यम से अपने केस, अपना वाद जो है वो दायर कर सकता है। और ये उसमें जो कोर्ट फीस वगैरह की पेमेंट की आवश्यकता है वो भी वो ई पेमेंट के माध्यम से कर सकता है। और अगर उसने अपना मोबाइल नंबर उसमें डाल रखा है और अपना ईमेल की आईडी उसमें डाल रखी है, तो उसको हर एक जो भी उसमें उपलब्धि होगी, जो भी उसमें कोई भी डेवलपमेंट होगा, ये जानकारी उसको ऑटोमेटेड तरीके से मिलती रहेगी। उसके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा या उसको फिर ईमेल के माध्यम से उसको सूचित किया जाएगा।
साथ में ऐप डेवलप किए गए थे जिसमें अगर वो अपने कोर्ट केस का नंबर डाल देता है तो उसको हर एक उसमें जो भी प्रगति होगी इसकी जानकारी उसको सीमलेस तरीके से बिल्कुल मिलती रहेगी। और इसी तरह के ऐप का डेवलपमेंट जजेस के लिए भी किया गया, जिससे कि वो जो उनके सामने जो केसेस आने वाले हैं उसकी जानकारी रहे, और अगर वो सुपरिंटेंडिंग जज है तो उनके नीचे के जो कोर्ट्स हैं उसमें वो जो उनके नीचे के जजेस हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनका डिस्पोजल क्या है, ये सारी जानकारी उनको मिलती रहे जी। तो इससे चूंकि एक जानकारी का रास्ता खुलता है तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी पता चलता है कि भाई अड़चने कहाँ पे हैं, उसमें दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, कहाँ सुधार की व्यवस्था की चाहिए। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जबकि हमें ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं, और ये आंकड़े हमारे सामने ई कोर्ट्स के माध्यम से आना शुरू हो गए। जो आंकड़े सामने आए हैं या जितना काम अभी तक हुआ है, पहले 2 चरणों में और तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ किस तरह के मामले ई कोर्ट में आ रहे हैं या आने की उम्मीद है, किस तरह से आम आदमी जो है वो अपने जो उसके मामले होते हैं उसको ई कोर्ट के जरिए कोर्ट के सामने रख सकता है, न्याय की उम्मीद कर सकता है? ई कोर्ट्स जो है वो किसी कोर्ट या साधारण कोर्ट से भिन्न नहीं है। जितने भी कोर्ट्स हैं वो ई कोर्ट्स के तहत आते हैं। कहीं पे अभी सुविधा पूरी तरीके से चालू हो गई है, कहीं पे चालू होने की प्रक्रिया में है। तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि ई कोर्ट्स में कोई ये साधारण कोर्ट से ये अलग है। ई कोर्ट्स के माध्यम से हम बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया है। तो मैं शुरुआत से ही शुरू करूंगा कि भाई जो किसी को कोर्ट में केस करना है तो पहले वो जाकर के एक वाद दायर करने के लिए जाता है, उसको फाइलिंग करनी पड़ती है। तो अभी जो तरीका है कि वो बहुत सारे कई कॉपियां बना के पेपर फॉर्म में ले जाता है और उसको वो कोर्ट की रजिस्ट्री में दायर करता है, उसके बाद ही उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। ये भी ई कोर्ट्स के माध्यम से वो ई फाइलिंग के माध्यम से अपने घर से या वकील के दफ्तर से कर सकता है। उसमें जो उसको कोर्ट की फीस जमा करनी होती है ये भी वो ई पेमेंट के माध्यम से कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अब एक बार जब वो दायर हो गया तो इमीडिएटली उसको मैसेज आ जाता है, एक CNR नंबर जनरेट होता है, केस नंबर रिकॉर्ड। वो CNR नंबर जो है वो उस कोर्ट केस के साथ हर समय के लिए वो लगा दिया जाता है, और उसको उस CNR के माध्यम से जो भी जानकारी होती है वो या तो वेबसाइट पर जाके या उसके मोबाइल के ऐप से या कोई किसी SMS के तरीके से वो उस पर जानकारी ले सकता है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत अब ये प्रावधान है कि अगर कोई खुद फिजिकल वे में नहीं आ सकता है कोर्ट के सामने, उसकी कोई परेशानी हो सकती है, तो वो एक अगर जज की अनुमति लेता है तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कोर्ट के समक्ष उपलब्ध ये पेश हो सकता है। ये प्रावधान है और इसमें हम लोग फेज 3 में इसको और बढ़ावा देने वाले हैं। इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट्स की अभी सुविधा की गई है, जैसा कि दिल्ली में भी काफ़ी प्रचलित है। जो ट्रैफिक के चालान के केसेस होते हैं, एक बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक चालान जी, ट्रैफिक चालान का इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि फेज 3 में इसको और ज़्यादा विस्तार किया जाए। अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी केवल ट्रैफिक चालान जो है वो वर्चुअल कोर्ट के ऊपर आता है। इसमें अभी जो चल रहा है, जो अभी प्रक्रिया चल रही है कि एक डिजिटल कैमरे के माध्यम से नंबर प्लेट का ये एक जो भी वायलेशन कर रहा है, जिसने भी ट्रैफिक कहीं पे कोई उसमें नियम तोड़ा है, वो नंबर प्लेट का एक वहाँ फ़ोटो उठा लिया जाता है। और चूंकि आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ टैग्ड है, तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि भाई इस नंबर की गाड़ी इस जगह पे अमुक स्थान पे अमुक बजे उसने एक नियम को तोड़ा है। तो आप उसके साथ एक SMS में एक लिंक भी आ जाता है कि इस लिंक के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपने लिंक को क्लिक किया तो आपको वेबसाइट पर जाकर के कैमरा की जो फुटेज होती है जिसमें कि आपकी गाड़ी ने वो नियम तोड़ा है वो आपको दिखाया जाता है। तो आपके सामने 2 विकल्प होते हैं, या तो आप इस बात को मान लेते हैं कि हाँ ये मेरी गाड़ी थी और ये गलती हुई है, तो अगर आप उसने येस आपने क्लिक किया तो आपको वो चालान की पेमेंट के लिए आपको पेमेंट के पोर्टल पर डायरेक्ट कर देता है जी। जो भी आपको पेनल्टी, जो सरकार का जो भी नियम है उसके अनुसार वो आप वहाँ पर पेनल्टी पे करते हैं और वो आपका मामला जो है वो वहीं पर निरस्त हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपकी गाड़ी नहीं थी या कोई गलती हुई है या नंबर प्लेट दूसरा का आपके इसके दर्शाया जा रहा है, तो आपको ये विकल्प होता है कि आप उसमें कहेंगे कि भाई आप उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तब आपको नॉर्मल कोर्ट में डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो जो आपका जो समय लगता था इस चालान के निस्तारण के लिए, आपको या तो खुद जाते थे या किसी को भेजना पड़ता था, ये अब करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो केवल एक मुद्दा था जिसमें कि ट्रैफिक चालान की बात की गई है। अब तीसरे चरण में हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसको कुछ और भी मुद्दे जिसमें कि जो व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को उपलब्ध होने की आवश्यकता नहीं हो, या जिसमें जज के ऊपर जो है वो ऑलरेडी जो पनिशमेंट है वो लॉ में ही लेट डाउन हो, जहाँ जज के डिस्क्रिशन की बात ना हो,
वैसे मुद्दों को हम वर्चुअल कोर्ट पे ला सकते हैं। इसमें जहाँ पे पहले केवल ट्रैफिक चालान के लिए दिल्ली शहर में 25 जज लगाए जाते थे केवल इसके निस्तारण के लिए, आज वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से केवल एक जज इस पूरी प्रक्रिया को वो वहाँ से एडमिनिस्टर कर सकता है। मतलब प्रक्रिया में समय भी कम लग रहा है, समय कम लग रहा है और ई कोर्ट के जरिए, साथ ही साथ जो हमारे मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होती है। सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें जो व्यक्ति जो इन्वॉल्व है उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे दो छोटे छोटे सवाल आपसे और हैं कि एक सवाल मेरा ये है कि इन जहां पर इंटरनेट नहीं है वहां के लिए क्या व्यवस्था है, वो नागरिक कैसे लाभ उठा सकते हैं ई कोर्ट का। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटीज़ में तो ये ठीक है ई कोर्ट्स के बारे में लोगों को पता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ई कोर्ट्स के बारे में नहीं पता है। सरकार और न्यायालय जो है और जो संबंधित मंत्रालय है लगातार उसका प्रचार प्रसार भी कर रहा है। इन दोनों मुद्दों पर आपका क्या कहना है? इसमें पहला मुद्दा तो यह है कि जो ये बात आपकी बहुत सही है कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं देश में जहाँ पे कि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कि उस तरह की ये क्या कहें लैपटॉप नहीं है, या उनके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं है जिसमें कि वो सुविधा को ले सकें। इसको देखते हुए फेज़ 3 में सरकार ने इसके लिए एक करीब 4400 ई सुविधा ई सेवा केंद्र खोलने का एक निर्णय लिया है, जो कि सारे कोर्ट्स में ये दिए जाएंगे। और यहाँ जा कर के जो भी सुविधा होगी ई कोर्ट की, वो एक आम नागरिक वहाँ पर जा कर के वो उसको पा सकता है। जैसे कि कोर्ट केस की जानकारी लेना या ई फाइलिंग करना, वहाँ पे हमारा स्टाफ उपलब्ध रहेगा जो कि उनकी मदद करेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं CSC, उसके साथ भी एक करार किया है, जिसके तहत अभी आज के डेट में करीब 5 लाख से ऊपर CSCs हैं जो कि पूरे भारत में फैले हुए हैं। उनके माध्यम से भी ई कोर्ट की सुविधा ली जा सकती है। तो इसके तहत जो भी आम नागरिक है जिसको किस तरह की या तो जानकारी नहीं है या उसके पास जो है उस तरह की इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि वो ई कोर्ट का फ़ायदा उठा सके, तो वो इनके माध्यम से बड़े आराम से इसकी सुविधा ले सकता है। जी, और जागरूकता का जो मुद्दा है, जी, जागरूकता के ऊपर इस बार जो है हम लोग एक आउटरीच प्रोग्राम बहुत इसमें हम लोगों ने डाला है, जिसके तहत हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे और साथ ही साथ उसमें कोर्ट्स में भी इनके माध्यम से, उनके कोर्ट के माध्यम से उनके परिसर के अंदर हम लोग साइन बोर्ड लगाएंगे और साथ में आउटरीच प्रोग्राम बाहर करेंगे। प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न वगैरह की इसमें मदद ली जाएगी, और इसके तहत हम लोग इस जानकारी को जो इसके जो लाभार्थी हो सकते हैं उनके तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। पीपी पांडे जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो एक और बड़ा मुद्दा है, वो है देश में 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का, और इस संबंध में भी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और इससे संबंधित मुद्दे पर आपको मैं जानकारी दूं, उससे पहले आइए देख लेते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त LPG के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज़्यादातर परिवार लकड़ी, कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं, और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे, उसी का ही एक्सटेंशन है, और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। पहला रिफिल और स्टोव भी इसमें निःशुल्क दिया जाता है, जिसका खर्चा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठाती हैं, जबकि डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन के लिए जो खर्चा आएगा वो भारत सरकार वहन करती है, और उसको रिम्बर्समेंट के रूप में हम लोग ऑयल कंपनीज को देते हैं। तो अनुराग ठाकुर बता रहे थे कि केंद्र सरकार ने अब देश में 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का
फैसला किया है और ये फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुआ। कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीते बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन के लिए अनुदान जारी करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में यानी अगले 3 वित्तीय वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे सरकारी खजाने पर 1650 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की छूट दी गई थी। उज्ज्वला योजना में पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन से स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच मिलेगी, जिससे लकड़ी, कोयला और कंडे आदि जैसे खाना पकाने के ईंधन के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी। इससे महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और जलावन के लिए लकड़ी के संग्रह से जुड़े कठिन परिश्रम से बचने से उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। साथ ही पर्यावरण को भी लाभ होगा। कुछ पात्र परिवारों के पास अब भी एलपीजी कनेक्शन नहीं है। ऐसा कई कारणों से बढ़ती जनसंख्या, विवाह, प्रवासन, बंटवारे के बाद परिवारों का छोटा होना, घर छोड़ने, अत्यंत दूरस्थ स्थान आदि के परिणाम स्वरूप हर साल नए परिवार इकाई बन जाती हैं। 31 अगस्त 2023 तक 15 लाख PMUY कनेक्शन की मांग थी। इसको देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत देश में महिलाओं को 75 लाख जो गैस कनेक्शन है वो मुफ्त दिए जाएंगे। और अगली बात हम करें जो मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण रही, वो G20 के चलते रही, क्योंकि G20 के कारण जिस तरह से भारत ने दुनिया भर में एक अपना संदेश दिया है कूटनीति का, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद किया गया और भारत की जो भूमिका रही उस पर भी चर्चा मंत्रिमंडल में हुई। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो G20 की लीडर्स समिट, मेन समिट यहाँ पर हुई दिल्ली में, वो बहुत सफल उसका आयोजन हुआ और भारत की भूमि पर भारत के नेतृत्व में जो सफलता G20 में मिली है, उसको लेकर एक और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जहां एक रेजोल्यूशन। जाहिर सी बात है G20 के जरिए भारत ने एक बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की है। G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में सफल रहा और उसके लिए जिस तरह की तैयारी की गई थी उसकी भी प्रशंसा पूरी दुनिया में भारत की जा रही है। भारत की कूटनीति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जिस प्रकार से G20 के देशों ने विभिन्न मुद्दों पर सहमति के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन को पारित किया, स्वीकृत किया, वो अपने में एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है, उपलब्धि वाली बात मानी जा रही है। साथ ही अफ्रीकन यूनियंस का शामिल होना भी एक बहुत बड़ा ये उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है कि G20 के देशों ने सहमति के साथ अफ्रीकी यूनियंस को शामिल कर लिया और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। साथ ही साथ यूक्रेन को लेकर या आतंकवाद के मुद्दे पर भी G20 के देशों ने एक स्वर में इस घोषणा पत्र को स्वीकार किया। भारत की इस बात को लेकर साथ ही कि आतंकवाद का कोई भी रूप हो, कोई भी स्वरूप हो, उसकी निंदा की जानी चाहिए, वो स्वीकार नहीं है। इस बात को G20 के समस्त देशों ने सहमति के साथ स्वीकार किया। कई विभिन्न प्रकार के और भी मुद्दों पर कि कैसे मानव आधारित विकास जो हो, मानव को केंद्र में रखकर कैसे विकास किया जाए, उस पर भी चर्चा की गई। कई महत्वपूर्ण मसले ऊर्जा से जुड़े, जलवायु से जुड़े, इन मुद्दों पर भी G20 के देशों ने गहन चिंतन मंथन किया। साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर भी इस G20 के देशों में विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो जाहिर सी बात है G20 की एक सफलता की अपनी दास्तान है, जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रखा गया, उस पर चर्चा भी की गई, प्रधानमंत्री का अभिनंदन भी किया गया। जाहिर है भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।